नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी किसी वनडे एंट्रेंस एग्जाम या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बिहार, एमपी, राजस्थान या किसी भी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देख के जाइएगा। ये है मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट। आज से इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ 1200 वो प्रश्न जो पिछले कई सालों में घुमा फिरा के हर एग्जाम में आते हैं। जब मैं कई साल बोलता हूँ तो मैं दरअसल में 30 साल की बात कर रहा होता हूँ। तो ये सीरीज इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये एक बार शुरू होगी तो पूरी कंप्लीट 1200 प्रश्न होंगे, उसके बाद मैं छोड़ूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैं ज़रूर बता दूं कि जब आप इस 30 साल के प्रश्नों को पढ़ें तो उसके बाद सबसे ज़रूरी है अपने आप को ट्राई करें। इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलग अलग एग्जामों के लिए टॉपर्स कोड पर। तो वहाँ से आप इन्हीं टेस्टों को पढ़िए यहाँ से, उसके बाद वहां से अटेम्प्ट करिए। एग्जाम में क्या आएगा ये भी मैं बता दूं। एग्जाम में या तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा या आजकल थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, दो प्रश्नों को मिला के प्रश्न देगा। या तो ये व्याख्या आएगी या ये प्रश्न आएगा। फिलहाल ये हिंदी में है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब हिंदी वाला पूरा हो जाएगा तो मैं 30 साल के प्रश्नों को इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन या फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। मैं बता दूं कि ये अभी हिंदी में चल रहा है, इसके बाद मैं इंग्लिश में आपको रिपीट करूंगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में देखिए आजकल प्रश्न इस टाइप के ज्यादा आएंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में ये कथन में से देखिए कौन से सही है। सबसे पहला, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। ये बात सही है कि नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट है भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री पौंडीचेरी में लगी। पहली तो एकदम बात सही है लेकिन दूसरी बात सही नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? केवल एक सही। ठीक, लुई 14वें के काल में कॉल्बर्ट ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे कहा गया कंपनी देस इंडस ओरिएंटलिस कहा गया। पहली बार 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। अब एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ सकता है? भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, ये आ सकता है। साथ ही में कौन सी कंपनी का नाम था, ये आ सकता है। किस आदमी ने की, ये आ सकता है। और किसके शासन काल में हुई, ये आ सकता है। और इन सबको मिला के भी एक प्रश्न आ सकता है। तो आपको अपनी तैयारी इसी हिसाब से करनी है कि यहाँ से ये प्रश्न पढ़िए, बट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मिला के आ सकती हैं। अगला, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में, यानी जिधर भारत है हम लोग उधर की बात कर रहे हैं, पूर्व में व्यापार स्थापित करने हैं तो राजकीय अध्यादेश कब जारी किया? तो 31 दिसंबर 1600 को। ये डेट याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसी दिन हुई थी। याद रखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैसे अभी आपको आगे दिख ही जाएगा कौन था। ठीक, चलिए उसी प्रश्न में बताऊंगा। अगला क्या है? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार किसने दिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। इलाहाबाद की पहली संधि हुई 12 अगस्त को और दूसरी संधि हुई 16 अगस्त को। याद रखिए, इलाहाबाद की पहली संधि हुई 12 अगस्त को। ये बहुत बार आया है। इस संधि में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी? कंपनी को दे दी। और दूसरी संधि हुई 16 अगस्त को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई। ठीक, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो याद रखिए, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था पेड्रो कैब्राल। सबसे पहले देख लीजिए, तो सॉरी पोर्चुगीज पूछ रहा है ना। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था 1498 में वास्को डी गामा भारत में पहले आने वाला पहला आदमी था। उसके बाद कौन था? अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी। जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो अल्मीड़ा की थी। और अल्मीड़ा के बाद आया कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था। उसके बाद अल्बुर्क आया। अल्बुर्क जो है पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? वो कौन से इतिहासकार थे? तो वो थे सतीश चंद्रा। याद रखिए। ठीक, आपके लिए जरूरी ये है कि ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ। साथ ही एग्जाम में चूंकि कम समय रहता है ना, तो टेलीग्राम से आप पढ़ नहीं पाएंगे। जल्दी जल्दी से इस वीडियो को सुनिएगा। XX स्पीड पे मैं खुद ही तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं और आप जल्दी जल्दी सुनेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। सुनने से ज्यादा तेज याद होता है। तो चलिए, किस मुगल सम्राट ने राजा राज मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? तो वो है अकबर द्वितीय ने। याद रखिएगा, जिनका नाम था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय या अकबर शाह ने 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के रूप के दरबार में लंदन भेजा। अब अच्छा ये बताइए, प्रश्न आजकल अब ऐसा यूपीपीएससी नहीं पूछ रहा है, चाहे आरओ को हो, चाहे पीसीएस, चाहे कोई भी होगी, मिला के पूछेगा। कैसे पूछेगा? किसने भेजा,
तो अकबर द्वितीय ने भेजा। कब भेजा, अगला प्रश्न आएगा, अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा राम को भेजा, ये सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल। फिर अगला दे देगा किसके दरबार में भेजा, तो ये भी, तो यानी एक प्रश्न में कई प्रश्नों को मिक्स करके भी दे सकता है। तो अब आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है, तैयारी का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। अब तक आप डायरेक्ट याद करते थे, वन लाइनर गलत, अब आपको प्रॉपर पढ़ना है और जितने भी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी हो हर प्रोबेबिलिटी को तैयार करना है। अगला देख लीजिए, कौन से बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है, तो मैं सीधे उत्तर पे आ जाता हूं। बहादुर शाह जफर को 1,00,000 रुपए पेंशन और 1,200 रुपए प्रतिमाह पारिवारिक व्यय के अतिरिक्त संपत्तियों के रूप में 15 लाख प्रतिमाह कंपनी से प्राप्त होता था, ये याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की, तो याद रखिए आलमगीर द्वितीय की अजीजुद्दीन जो थे, जहांदार शाह के दूसरा पुत्र था अजीजुद्दीन, उसने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। इसे वजीर इदालुल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बिठाया था। उसका शासनकाल 1754 से 1759 था, याद रखिए। उसका सारा समय जेल में बीता। उसे न तो युद्ध का अनुभव था, ना ही कोई व्यवस्था थी, ठीक है। उसे पढ़ने पढ़ाने का काफी शौकीन था। अपने 5 वर्ष के अल्प शासन में उसने वजीर इमादुल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा, ये याद रखिएगा। प्रश्न क्या आ सकता है, आलमगीर द्वितीय के बारे में क्या क्या सही है, तो वो इसके हाथ का खिलौना है, ये सही है। बहुत समय तक वो किताबों का ज्ञान रखता था, ये भी सही है। बार बार मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि अब आप एक प्रश्न पे ना रह जाएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप हर चीज के प्रश्नों की गहराई को समझें। जहांदार शाह सिंहासन पर बैठा किसके मरणोपरांत, तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहां बज फर मास। अब मैंने आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक मॉडर्न हिस्ट्री की यूट्यूब की प्लेलिस्ट में बता रखा है, देखिए आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद उसी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, वो प्लेलिस्ट मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि स्पेक्ट्रम को तैयार करना है, तो स्पेक्ट्रम की नोट्स है वो प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पढ़िए, फिर नोट्स पढ़िए स्पेक्ट्रम वाली, फिर आप ये 30 सालों के प्रश्न पढ़िए और फिर मेरा टॉपर्स कोड पर टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए, सिलेक्शन होगा भाई, क्यों नहीं होगा। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। इतने के बाद बहादुर शाह प्रथम या जिसको शाह आलम बोलते थे, उसकी मौत के बाद उसके 4 पुत्र थे, जिनमें से जहांदार शाह, रफीउस शान, जहान शान और अजीजुस शान, इन सब के बीच में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ, लेकिन जुल्फिकार खान ने मदद की और उसकी मदद से जहांदार शाह विजयी हुआ। 51 वर्ष की अवस्था में वो क्या बना, राज सिंहासन पर बैठा और उसने जुल्फिकार खान को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। ये भी बहुत जरूरी है। बज फर मास अब में, बज ज, ब का मतलब बहादुर शाह प्रथम, ज का मतलब जहांदार शाह। किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था, तो याद रखिए जहांदार शाह का ही शासनकाल सबसे कम था, ये आपको रटे रहना चाहिए। औरंगजेब की मौत के बाद कौन, बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, ये सब थे, लेकिन सबसे कम याद रखिएगा सबसे कम कौन था, 2000 यहाँ देख लीजिए, जहांदार शाह 12 से 13 सिर्फ 1 साल रहा, तो सबसे कम जो है उत्तराधिकारी का समय शासनकाल यही था, किसका, जहांदार शाह का। निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह ऐसा भाई था जिसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया। साथ ही शमशुद्दीन अली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू विकास के लिए प्रोत्साहित किया। ये दोनों प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है। किस यूरोपियन ने भारत के साथ पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया, तो सबको पता है पुर्तगालियों ने पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया, PDADF। इसकी भी शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने आपको जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें बता रखी है, बहुत भागा नहीं जाता, देखिए जो है उसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकोट में स्वागत किया था, तो जमोरिन ने स्वागत किया था 1498 में मई में। अब कुछ भी पूछ ले तो याद रखिएगा मई 1498 को अल्मीना, वो पुर्तगाली जो वास्को डिगामा था उसका शासन, उसका स्वागत जो किया था गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से, कहाँ पहुंचा, हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था, अलबुर्क था। ठीक है, बाकी सब तो ठीक। अल्मीड़ा का कौन सा, देखिए अल्मीड़ा की एक बहुत फेमस पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, वो भी याद रखिएगा। ठीक, अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो अलबुर्क ने 1509 में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। या भारत में असली संस्थापक यही था। ये प्रश्न बहुत बार आया है, लोअर PCS का है बट फिर भी आ सकता है। मैं फिर बता दूं, इस पूरी प्लेलिस्ट को रट डालिएगा, आप पूरा क्लियर हो जाएंगे कैसे पास करना। 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग 1503 में कोचीन में, जबकि दूसरा दुर्ग 1505 में कन्नूर में स्थापित किया। ये बहुत बढ़िया पूरा पैराग्राफ है और इससे मैं बताऊं एक प्रश्न बन सकता है UP PSC के
पीसीएस परीक्षा की और आरओ परीक्षा की। भाई यहाँ तो एक प्रश्न दिख रहा है ना, बट असल में ये 2-3 प्रश्न हैं, एक तीनों को क्लब करके एक बन जाएगा, इसलिए व्याख्या बहुत ज़रूरी है प्रश्न से ज़्यादा। 1503 में पहला किला कहाँ बनवाया, तो याद है कोचीन। दूसरा किला कहाँ बना है, कन्नूर में 1505 में। कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, तो याद रखिए पीटर मुंडी भारत का, वहाँ का पुर्तगाल का नहीं था। कौन कौन कहाँ का था ये अब आपको पता होना चाहिए। ठीक, बारबोसा, डोमिंगो पायस फर्नांडो पुर्तगाली थे। बारबोसा कहाँ था, पुर्तगाली था। ठीक है, और याद रखिएगा पुर्तगाली कौन नहीं था, तो पीटर मुंडी जो है वो पुर्तगाली नहीं था। ठीक है, वो ब्रिटेन का था। अगला, बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो कौन सी थी, हुगली। याद रखिए बंगाल में कोचीन, देखिए 1503 में पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में, लेकिन बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई पुर्तगालियों ने। ये याद रखिएगा, आपको सेट रखना है। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में 1505 में, लेकिन बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो वो कहाँ पे लगाई, हुगली में। बंगाल में से निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो चिंसुरा का जो कारखाना है वो डचों ने स्थापित किया था। डच ने बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में 1627 में। 3 बार ये प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग पूछ चुका है। अब आपको लगता होगा कि यार ये सब प्रश्न क्यों आएगा, भाई यही आएगा, 2 को मिला के आएगा। देखिए प्रश्न कैसा आएगा, देखिए डचों ने निम्न पत्नों को समझिए और जिनमें से सही प्रश्न पर टिक करें, सही प्रश्नों को टिक करें। पहला ऑप्शन, डचों ने पहली फैक्ट्री पिपली में बनाई। ठीक, दूसरा, बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना 1663 पे की, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, बंगाल के चिंसुरा में अत्यधिक शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, बहुत इंपॉर्टेंट। गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया। केवल एक सही, 1-2 सही, 1-2 3 सही, पूरा सही। यही प्रश्न आते हैं यूपीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग में, इसलिए आप अपना क्रिस्टल क्लियर अब आप अपना तैयारी रखिए कि प्रश्न पढ़िए, उससे ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रखिए और कोशिश करिए कि नोट्स बना लीजिए। अगर आप मेरी बात शायद सुन रहे हो तो इसकी नोट्स जरूर बना लीजिए, ताकि जब मैं ये तेज़ी से पढ़ूँ ना, और एग्जाम में देखिए नोट्स काम नहीं आएगी, तेज़ी से सुनेंगे 30 साल का पेपर मेरी भाषा में सुनेंगे तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहला अपना कारखाना बनाया, तो अंग्रेज थे जिन्होंने 1613 में सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक, अब प्रश्न आएगा, इधर देख लीजिए, कब हुआ था, 31 दिसंबर, कब हुआ था आप जल्दी बताइए। 1599 में कंपनी हुई, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडियाज। ठीक, महारानी 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एक अधिकार दिया। उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए तमिलनाडु में। सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत के तमिलनाडु में है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया, वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई जिसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वो कौन था, शाह आलम द्वितीय था। याद रखिए, ये मैंने बताया ना, दूसरी जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, पहली इलाहाबाद की संधि के तहत ये दे दिया था, ये पहली संधि थी इलाहाबाद की। ठीक, इलाहाबाद की पहली संधि। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था, तो याद रखिए भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी थी, बिल्कुल कमी थी। हमारे यहाँ हम ही जैसे लोग, हम में से क्या है, राष्ट्रवादी भावना की इतनी कमी थी कि लोग थोड़े से पैसे चक्कर में गद्दार बन जाते थे। तो भारत की सबसे कमी यही है, भारत में लोगों के ताकत की कमी नहीं थी, भारत में लोग गद्दार थे, तब भी थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अगला, प्रारंभ में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार था। याद रखिए, भूभाग नहीं था। इन्होंने 3 स्टेप में शुरुआत की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना तो पहले ये व्यापार करते, फिर उन्होंने देखा यार ये लोग तो गधे हैं, ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो उन्होंने व्यापार के साथ क्या किया, पॉलिटिकल गेम खेलना शुरू किया। उसके बाद पूरा भूभाग शुरू किया, फिर उन्होंने पूरी तरीके से व्यापार छोड़ के कब्जा कर लिया। निम्न में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में औद्योगिक केंद्र नहीं थे, तो इलाहाबाद और ग्वालियर में, याद रखिएगा, प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। इलाहाबाद और ग्वालियर में औद्योगिक केंद्र नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना शुल्क देने की छूट दी, तो पहली बार राजा राजकुमार शुजा ने। ठीक है, याद रखिएगा 1651 में मिला था। ठीक, अगला, 1651 में शुजा ने। निम्न व्यापारिक शक्तियों में से 1770 में चुंगी अदा करने में किसने छूट दी, तो अंग्रेजों को छूट दी गई थी। याद रखिए 1717 में फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया, शायद उसकी तबीयत खराब थी और किसी ने सही कर दिया था। ठीक, तो फर्रुखसियर ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया जिसमें 3000
वार्षिक देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए हुए बंगाल में व्यापार कर सकते थे अंग्रेज, याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी कंपनी को 38 गांव खरीदने की अनुमति भी मिली, साथ ही फरमान द्वारा वो शाही मुद्रणालय का प्रयोग भी कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा समझा। 1717 में फर्रुख सियर ने दे दिया था इन लोगों को, क्या, चुंगी से मुक्ति 3000 रुपए देकर के। अगला आ जाए, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज ज़्यादा शक्तिशाली थी। अगला, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ, याद रखिएगा, जिसका नाम था कंपनी डेस इंडस ओरिएंटलिस कहा जाता था। 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में किया गया। 1668 में भारत में व्यापार के लिए आई। अच्छा, मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, बट एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न समझने में आसानी है। एक्स ला शापल की संधि 1748, याद रखिए, 4 जो कर्नाटका के युद्ध हुए थे ना, जिनमें से सबसे पहला, देखिए, जो कर्नाटक युद्ध हुआ ना पहला, उसका अंत हुआ 1748 में। किससे हुआ? एक्स ला शापल की संधि से। इसके तहत कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये दोनों की दोनों सही है। मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें आप देखिएगा सारे युद्ध बता रखे हैं। वॉन्डी वॉश का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। वॉन्डी वॉश एक निर्णायक लड़ाई थी जिनमें फ्रांसीसी हार गए थे, ठीक, ये बस इतनी चीज़ें से याद रखिएगा। पर कब हुआ था? 1760 में। अगला, ये 2 कथन दे रखे हैं, भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, बिल्कुल सही बात है, अंग्रेज जीत गए, फ्रांसीसी क्यों? फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी, ये भी बिल्कुल सही है। मेंस में एक पेट क्वेश्चन आता है जिसका जवाब आपको ये देना रहता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी ना, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट चला रही थी और गवर्नमेंट लद्दड़ होती है, तो अंग्रेज इसीलिए जीते क्योंकि अंग्रेज की कंपनियां गवर्नमेंट नहीं चला रही थी, अंग्रेज फ्री थे अपना काम करने के लिए, उन्होंने जैसा समझा वैसा किया, ठीक, याद रखिएगा। संरचनात्मक कमजोरियों का यही मतलब है, बिल्कुल सही है। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन सा बादशाह था? ये 2 प्रश्न है, याद रखिए। सबसे पहला, जब कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो 1599 में मिल्डन हॉल यात्री थल मार्ग से भारत आया, ठीक। 1599 में मर्चेंट एडवेंचरस नाम के दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी या इसके नाम से क्या किया? स्थापना कर दी। तो याद रखिए, जब कंपनी की स्थापना हुई तो अकबर राजा था भारत का, और जब वो कंपनी भारत में आई तो अकबर का बेटवा था जहांगीर, ठीक है। भारतीय व्यापार में समय समय पर किसने प्रवेश किया? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रवेश किया, पुर्तगालियों के बाद डच ने, फिर अंग्रेज ने, फिर डेन ने, फ्रांसीसी ने। PDADF आपको मैंने शॉर्टेस्ट तरीका आगे चल के रटाया हुआ है मेरी इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपियन ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम में, याद रखिएगा, बंगाल में और असम में, ये याद रखिएगा। यूरोपीय मिशनरीज सबसे ज़्यादा कहाँ एक्टिव थी? बंगाल में और असम में, ठीक। 1813 के चार्टर के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को क्या कर दिया था? प्रवेश की छूट मिल गई। अंग्रेज उपनिवेश और उनकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों के धर्म संस्कृति पर तेजी से प्रहार करना शुरू किया, मुख्यतः बंगाल असम में विकसित थे। भारत में मुद्रणालय लाने वाले पहले कौन थे? तो पुर्तगाली थे जो पहले मुद्रणालय लाए थे। सबसे प्रसिद्ध धर्म शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा में था, ठीक है। असम में, याद रखिएगा, मिर्जा गालिब, असद उल्ला खां गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा में। और बहादुर शाह जफर के राज दरबार में ये प्रमुख उर्दू के शायर थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फारसी में अपनी अधिकांश गद्य और पद्य रचनाएं लिखी हैं। असम में सबसे पहले चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1839 में हुई, याद रखिएगा, द असम कंपनी के नाम से हुई, 5 लाख पूंजी के साथ में की गई। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है? मैच दी कॉलम है, क्या है? किसको किससे मैच करना है, ठीक है। ये सभी को पता है कि कौन किसका ठेका था, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा। पौंडीचेरी पे किसका अधिकार था? फ्रेंच का अधिकार था। गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था। ट्रांकोबार पे डेन का अधिकार था या डेनिश वन का अधिकार था, और मद्रास पे डचों का अधिकार था। इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं किससे? एडवेंट ऑफ यूरोपियन। जब आप किसी भी वनडे एग्जाम को देने जा रहे हो तो आप कृपया इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख के जाइएगा। मैं सिर्फ टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, हर टॉपिक पे जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं पिछले 30 साल के, उसका मैं ये बना रहा हूँ 1 by 1 वीडियो। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगले 2 से 3 दिन में मैं पहले इसको कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।